वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सबसे फर्स्ट लेक्चर, जो कि है मैथ्स 1.1, मतलब मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से पहला वीडियो सीरीज़। ओके, तो और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा मैथ्स का है, जो 10th क्लास में, मैंने पहले ही बता दिया है अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि वही पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है 10th क्लास का मैथ्स का, वो है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर क्या है और रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थ्योरी या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा उसको समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर रखे हैं। इस सर्किल का बेसिक उद्देश्य क्या है, बेसिक चीज़ ये समझना है कि ये देखिए, रियल नंबर जो है वो एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की तरह है, मतलब इसी के अंदर ये सारे नंबर आ रहे हैं। ये वास्तविक संख्या है, इसी के अंदर परिमेय संख्या आ रही है, और परिमेय संख्या के अंदर इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है इसका। तो सबसे पहले जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, एक तरह से समझे, वो रियल नंबर्स का है। और रियल नंबर को अगर डिफाइन करना चाहें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसको नंबर सिस्टम या नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सके। नंबर लाइन पर, किसी नंबर लाइन मतलब हमारा अगर बात करेंगे माइनस इन्फिनिटी, मतलब अनंत में नेगेटिव पॉइंट से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस में अनंत वैल्यू से लेकर के प्लस में अनंत वैल्यू तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, सारे के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब इस नंबर सिस्टम में, इस नंबर लाइन पे अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मतलब वो वास्तविक नहीं है, तो वैसी संख्या जो कि नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं की जा सकती, उसको हम लोग अवास्तविक संख्या बोलते हैं। और वो फिर हायर क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जटिल संख्या के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए, सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं आपको। 1/0 की बात की जाए, अंडर रूट -4 की बात की जाए, तो रूट -4 किसी का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम 2 का स्क्वायर की बात करें तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। -2 के स्क्वायर की बात करें तो वो भी 4 होता है। तो इसका मतलब ये है कि -4 तो कभी भी किसी का स्क्वायर आ ही नहीं सकता है, यानी -4 का रूट हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ों के लिए हम लोग जटिल संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, या उसको अवास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज यही समझना है हमें कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या है, रियल नंबर वैसा नंबर है या नंबर का कलेक्शन है जो कि नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सके, ठीक है। अब 1/0 की बात की जाए तो 1/0 भी अगेन 0 से 1 में कभी भी भाग नहीं लगने वाला। ये 1/0 क्यों, 2/0, 3/0, किसी में भी 0 में अगर डिनोमिनेटर है, मतलब हर में हमारा अगर 0 है, तो उसके केस में हम लोग बोलेंगे कि ये सारे अवास्तविक संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या के बाहर ये रखे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि वास्तविक संख्या एक ब्रह्मांड है, मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस में अनंत तक जितने भी नंबर हम लोग सोच सकते हैं, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so on, -1.00, 10, 20 व्हाटएवर, जितने भी नंबर हम लोग सोच सकते हैं जो कि वास्तविक में सोच सकते हैं, मतलब वास्तविक हो, वैसे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर की बात करते हैं हम लोग कि रियल नंबर के अंदर कौन सा नंबर। तो रियल नंबर के अंदर एक क्लासीफाई करके हम लोग बनाते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर हो सकते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। वो नंबर सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग 1.5 माइनस में है, भले ही माइनस में हो या प्लस में हो, तो -1.5 है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो डिवाइड में 10 लिख सकते हैं, तो 15/10 हमें मिल गया, 15/10, तो ये P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो P/Q के फॉर्म में इसी तरह से हम लोग सबको लिख सकते हैं। 1 की बात करें, -1 की बात करें तो नीचे कुछ नहीं है, तो
1 डिवाइड में लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसको भी मैंने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं जो है यहाँ पर, वो सारी संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी बात कीजिए तो इसको भी हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट अगर हम √3 की बात करें, √3 की बात करें तो √3 का जो एक्सपेंशन है वो चलता ही चला जाता है, मतलब √3 को अगर आप 1.732 और सो ऑन आगे जो है वो नंबर्स आगे चलते ही चले जाते हैं, तो इस कारण से √3 जो है वो परिमेय संख्या के कैटेगरी में नहीं आएगी, ये अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से पाई का भी जो एक्सपेंशन है, मतलब पाई को भी अगर हम लोग दशमलव में लिखना चाहें तो 3.14 सो ऑन आगे ये चलता ही चला जाता है, तो इसको भी हम लोग नंबर सिस्टम परिमेय संख्या से बाहर रखते हैं, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंटीजर्स को, मतलब पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वैसी संख्या हो गई जिसका कि दशमलव में कोई वैल्यू, मतलब दशमलव में जो ना लिखा हुआ हो, ठीक है, जितने भी पूर्णांक, नाम से भी क्लियर है, वैसे अंक जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, मतलब दशमलव में ना हो, उसको हम लोग इंटीजर या पूर्णांक की कैटेगरी में रखते हैं। और आप देख सकते हैं भले ही माइनस है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से सभी इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक तरह से समझिए परिमेय संख्या का ही भाग इंटीजर हुआ, मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगी। उसी तरह से परिमेय संख्या के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमारा मेन ब्रह्मांड हुआ, उसके अंदर परिमेय संख्या, फिर उसके अंदर इंटीजर्स आ गए, मतलब पूर्णांक आ गए। अब पूर्णांक के अंदर क्या होगा, तो पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको बोलते हैं, और वो चालू होता है 0 से, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर को नहीं लेते, माइनस वाले नंबर को नहीं लेते, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो ये पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक का ही एक भाग हो गया, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के अंदर फिर क्या क्या नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होते हैं, 1 से, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या, मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का भाग है, पूर्ण संख्या पूर्णांक का भाग है, पूर्णांक परिमेय संख्या का भाग है, और फिर परिमेय संख्या पूरे ब्रह्मांड यानी वास्तविक संख्या का भाग है। और वास्तविक संख्या में कौन नहीं है, जिसको कि इस नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसके बाहर की जितनी भी संख्याएं हैं सब अवास्तविक संख्या हैं। अब आइए, और जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड थ्योरी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है हमारा परिमेय संख्या, उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए कि √3 को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दशमलव प्रसार इसी तरह से चलता चला जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जाता है। फिर पाई के केस में भी वही हुआ, ये डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार चलता ही जा रहा है। लेकिन क्या दशमलव प्रसार अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब अशांत दशमलव प्रसार है, तो क्या उस केस में संख्या हमेशा अपरिमेय ही होगा, मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकता है? आइए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बोला जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। 1/2 या सिंपली पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 परिमेय संख्या है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज इसको डिवाइड में 1/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 1/2 की। तो 1/2 परिमेय है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। और इसका जब हम लोग क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में पहले से ही है, और इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या होगा 0.5, मतलब दशमलव के बाद ध्यान दीजिए कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेशनल एक्सप्रेशन के साथ, रेशनल नंबर के साथ आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होते ही ये समझ लीजिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये तो क्लियर है कि जिस संख्याओं या जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो जाए, रुक जाए कहीं पर जा करके, वो परिमेय संख्या हो गई। अब समझते हैं कि क्या ऐसी भी कोई संख्या हो सकती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब चलता ही चला जाए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1/3 फी
p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। लेकिन अब जब हम लोग इसका दशमलव प्रसार करेंगे, भाग दीजिए, तो उसके बाद भाग देने के बाद आपके पास रिजल्ट ये आएगा 0.333333, मतलब ये चलता ही चला जा रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या, वो भी एक परिमेय संख्या थी, फिर उसके बाद देखा हमने दशमलव प्रसार टर्मिनेट मतलब शांत हो गया, तब भी वो परिमेय संख्या है। फिर हमने उसके बाद देखा कि दशमलव प्रसार इस बार अशांत है, अशांत है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इस बार भी क्या है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का क्या हमने डेफिनेशन दिया था कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, तो p बाई क्यू के रूप में तो है ही है। ठीक है, अब फिर कौन सी ऐसा मतलब दशमलव प्रसार को हम देख के बता सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है? बिल्कुल हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव प्रसार इसका अशांत तो जरूर है, इसके साथ साथ एक और चीज है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है 3333 इस तरह से। अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन हो या फिर ऐसा कुछ हो 0.121212 इस तरह से एक ही ग्रुप या एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, तो इसको बोलते हैं आवर्ती संख्या या आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, आवर्ती दशमलव प्रसार, या इंग्लिश में बोला जाए तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स का समूह या फिर कोई एक नंबर बार बार दशमलव के बाद रिपीट होता रहे, तो वैसे प्रसार को हम लोग आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। और परिमेय संख्याओं का हमेशा दशमलव प्रसार या तो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, मतलब किसी बिंदु पर जाकर 0.5 पर जाकर रुक जाएगा, या फिर अगर वो अशांत हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो वो रिपीटिंग भी होगा। हमने देखा कि आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब रिपीट जब हो रहा है तब भी वो एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय कब होगा? तो अपरिमेय तब होता है जब इसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से हो जाए 0.120, 1200, 1200, 4 बार 0, मतलब इस तरह से अलग अलग ग्रुप बार बार आ जा रहे हैं। ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे कि ये अनावर्ती है। जो दशमलव प्रसार है ये अनावर्ती है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। एक तो ये अशांत है ही, अशांत है ही मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब वही ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में इस तरह का दशमलव अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे तो उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव नंबर को ही देख करके ये बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का कैसा होता है और अपरिमेय संख्या का कैसा होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और टॉपिक जो दशमलव प्रसार के बारे में समझ लेना चाहिए वो ये है कि अगर किसी नंबर को हम लोग 2 से या फिर 5 से या इसके किसी पावर से डिवाइड दें, 2 पे पावर m 5 पे पावर n, 2 और 5 के किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, तो उसका दशमलव एक्सपेंशन जो है मतलब दशमलव प्रसार जो है ऑलवेज शांत होगा। ठीक है, मतलब ये है कि हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लोगों का हर में का गुणनखंड किया जाए तो सिर्फ 2 और 5 आए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 10, 20। ठीक है, ये ऐसे नंबर से 10 की बात की जाए तो इसमें भी एक्सपेंशन क्या आएगा 2 × 5। 20 का गुणनखंड किया जाए, फैक्टर किया जाए तो क्या मिलेगा हमको 2 × 5। तो इस तरह से इन दोनों नंबर्स में या इस तरह की और भी जितने नंबर्स हैं उससे अगर हम लोग किसी भी संख्या को डिवाइड दें तो वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए, सपोज 15 आ गया, तो 3 × 5 होते ही उसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 25 या 27 डिवाइडेड बाई 36 × 2 पावर 5। तो यहाँ पर हम लोगों को इस पे फोकस करना है कि ये जो 36 है इसका फैक्टर क्या है। यहाँ तो 2 चलेगा। ठीक है, तो हर में ये ध्यान रखना है कि हर में हमारे पास केवल 2 और 5 ही आए गुणनखंड, फैक्टर करने पर सिर्फ 2 और 5 ही आए। तो इसको अगर हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन अगर 36 का हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या मिल रहा है देखिए 2 × 2 × 3 × 3। तो इस तरह से जैसे ही हम लोगों को 3 मिलेगा, अगर ये 3 ऊपर कट गया, जैसे यहाँ पे 27 है तो कट जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहीं पे
77 लेंगे तो ये 3 नहीं कटने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही नीचे में 3 हर बच जाए काटने के बाद, जितना भी कैलकुलेशन हो सकता है काटने के बाद, नीचे में जैसे ही हर में हमारे पास 3 बच जाए तो उसका मतलब ये है कि दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आए अगर हर में तो दशमलव प्रसार शांत है। 2 5 को छोड़ करके कुछ भी आए तो दशमलव प्रसार अशांत है। गुणनखंड करना है और देखना है कि सिर्फ 2 और 5 आ रहा या नहीं आ रहा। अब लास्ट एक टॉपिक और एक फॉर्मूला समझ लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और वो है HCF इंटू एलसीएम फार्मूला। और इसी फार्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फार्मूला क्या है पहले यही देखते हैं। HCF इंटू एलसीएम, किसी भी 2 नंबर का, अगर हम लोग बात करें 2 नंबर हमारे पास है A और B, ये 2 नंबर 2 संख्याएं हैं, दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अगर HCF हमें पता है, एलसीएम हमें पता है, तो HCF इंटू एलसीएम जो गुणनफल होगा वो इक्वल होगा A इंटू B के, मतलब संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो HCF इंटू एलसीएम हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको 2 संख्या दे दी जाएगी, एक HCF दे दिया जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा, या HCF एलसीएम दे दिया जाएगा, एक संख्या दी हुई रहेगी, दूसरी संख्या पूछी जाएगी। तो इस पर बेस्ड HCF इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो ये जो 3 टॉपिक्स हमने पढ़े और अभी हम लोगों ने रियल नंबर के क्लासिफिकेशन को समझा था, वर्गीकरण को समझा था, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।